हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी बिल्कुल आपकी पीक पॉइंट पे होगी, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लें, जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू लगा लें, उतना ही ज़्यादा बेहतर है। अब टाइम नहीं बचा है कि आप नए कंसेप्ट पढ़ें, ठीक है? तो आज हम आपके सामने एक हाज़िर एक नए वीडियो के साथ। वीडियो का हमारा जो टाइटल है, ये एनसीईआरटी निचोड़ है, पूरा एनसीईआरटी क्रैक्स है। आप इसमें देखेंगे जो 150 रखे गए हैं क्वेश्चन, कितने रखे गए हैं? 150। इनमें आप देखेंगे क्लास 3rd to 5 जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सके हैं वो बनाए गए हैं। आपको क्लास 3rd to 5 की जो एनसीईआरटी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बुक है, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट किए गए हैं, इसमें रखे गए हैं। आपको बाहर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो के एंड तक रहिएगा, लास्ट तक रहिएगा। आप देखेंगे कि आपको एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। आपको ऐसा फ़ील होगा कि रियल में मैं सीटेट या यूपीटेट की एग्ज़ाम में ही बैठा हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। कुछ क्वेश्चन आपके सिंपल भी होंगे, हार्ड भी होंगे, मिक्सअप रखा गया है, मॉडरेट क्वेश्चन रखा गया है, ठीक है? तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, ये सीटेट लेवल का क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये जो प्लांट्स हैं, जब प्लांट अपने भोजन को बनाते हैं, तो वो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और अंकुरण। इनमें से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या है। तो फटाफट आंसर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब आपको तब करना है जब वीडियो आपको पसंद आए लास्ट में। तो यहाँ पहले आप आंसर करिए, इसका पहले का आंसर क्या है? पहले का जो राइट आंसर है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन रखा गया है। पहली शुरुआत जो की जा रही है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ की जा रही है, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है। ये भी मानिए, यकीन मानिए कि अगर इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले रहे हैं तो मान लीजिएगा आपकी तैयारी का लेवल बहुत बढ़िया है। अगर आप 50% क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो मान लीजिए तैयारी आपकी बहुत अधूरी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़ा, त्वचा और मस्तिष्क। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और जल्दबाजी में जो सरल क्वेश्चन होते हैं वो गलत होते हैं, ठीक है? अगर जो हमारे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सरल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट आता है कि हम क्वालिफाई तो कर जाते हैं लेकिन मेरिट में हम नहीं आ पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको सरल क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ये आपकी होती है त्वचा, इसका राइट आंसर है। पानी का शुद्धतम प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? क्या पूछा जा रहा है? पानी का शुद्धतम प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? नदी, तालाब, वर्षा जल और कुआं, ठीक है? तो अगर हम आप देखेंगे शुद्धतम प्राकृतिक स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा होता है? आपका वर्षा जल। सबसे शुद्ध जो माना जाता है वर्षा जल माना जाता है। ये आपके इन्वायरमेंटल से है, लेकिन ये हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन है? ठीक है, चावल, दूध, आंवला और दाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंवला। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? पत्तियों से, फूलों के रस से, मिट्टी से, जल से। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूलों के रस से, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो रखे गए हैं, जो आपके क्लास जो है ना, कौन सी है? 3rd to 5 जो आपकी ईवीएस बुक है एनसीईआरटी का, उसी एनसीईआरटी का इसमें निचोड़ रखा गया है, ठीक है? तो इसलिए आप ये मत फील करिए कि आपके क्वेश्चन सरल लग रहे हैं, बट केवल अब क्या करिए, लास्ट तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, उसके बाद काउंट करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। उसके बाद अपनी तैयारी का लेवल आप चेक कर पाएंगे। करेक्ट, चलिए यहाँ हम देखेंगे पक्षियों के शरीर पर क्या पाया जाता है? पक्षियों के शरीर पर क्या पाया जाता है? बाल, सल्क, पंख और सींग। बाल, सल्क, पंख, सींग, ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पंख। जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय, जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय तो क्या है? नल खुला छोड़ना, ये तो हटा ही दीजिए, एलिमिनेशन टेक्निक अपनाइए। वर्षा जल संचयन, जल बहाना, अधिक उपयोग। तो इसमें से बिल्कुल सिंपल सा है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट आंसर वर्षा जल का संचयन ये सबसे अच्छा उपाय है। कौन सा पशु जुगाली करता है? जुगाली का मतलब गांव की भाषा में उसके कहते हैं पगुरी। जानवर भोजन करने के बाद वो क्या करते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए जुगाली करते हैं। तो कुत्ता नहीं करता है, गाय, बिल्ली और घोड़ा। ठीक है ना, कौन इसमें करता है पूछा गया है, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गाय। 9 का जो क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से जल ग्रहण करता है? पत्ती, फूल, जड़ और तना। कौन सा भाग मिट्टी से जल ग्रहण करता है? तो होता है जड़। 9 का ऑप्शन क्या है, सी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपकी स्क्रीन पे है, 10वां नंबर। ये लगभग सभी के जुबान पे बिल्कुल रटा होना चाहिए, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 जुलाई को, 15 जून को, 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे जो पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है आपका 5 जून को, तो इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रिवीजन क्वेश्चन है, अपनी तैयारी को आप चेक करिए। तैयारी के साथ साथ आपका नॉलेज भी चेक हो रहा है कि आपने किस लेवल की तैयारी किया है, कितना भी आपका अधूरा है। फिलहाल अभी से अगर आप मेहनत करते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो भी आप रिवाइज करके भी अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। तो हम देखते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में क्या है। कौन सा जीव जल और स्थल दोनों पर रहता है? यहाँ पे बात की जा रही है एडाप्टेशन। किसकी बात की जा रही है? एडाप्टेशन। तो देखिए मेढक, गाय, कबूतर और शेर। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, मेढक आपका सही है। तो जब जब भी एडाप्टेशन की बात आएगी, ठीक है ना, तो वहाँ पे सबसे अच्छा उदाहरण किसका माना जाता है? मेंढक का माना जाता है। मेंढक जो होता है वह जल में भी रह लेगा, जल के बाहर दैट मीन स्थल पे ही रह लेगा, और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो गर्मियों के टाइम पे मेंढक बहुत नीचे चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर भी रहते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए कहा जाता है जल और स्थल दोनों में रह लेते हैं। भोजन में ऊर्जा देने वाला प्रमुख तत्व है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज। ठीक है, तो आप देखेंगे भोजन में ऊर्जा देने वाला प्रमुख जो सोर्स माना जाता है, किसको माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट को। पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से ढका है? 25, 50%, 71% और 90%। तो अगर देखा जाए तो पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है किससे घिरा हुआ है? वाटर से। तो वो वाटर का फॉर्म जो है ओशियन वाटर है। ठीक है, ग्लेशियर्स पे है, बर्फ फॉर्म पे जमे हुए हैं। तो जितना बड़ा जो समुद्र है, इनकी मात्रा ज़्यादा होने के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। पौधों को हरा रंग किसके कारण मिलता है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, आयोडीन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दूध किस प्रकार का भोजन है? संतुलित भोजन, जंक फूड है, खनिज है, वसा है। तो दूध अगर देखा जाए किस प्रकार का भोजन है, तो बिल्कुल बैलेंसेड फूड है, संतुलित है। ठीक है ना, उसमें मिनरल्स भी मिल जाएंगे, प्रोटीन्स, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसलिए दूध को क्या माना जाता है? बिल्कुल संतुलित भोजन माना जाता है। तो 150 क्वेश्चन रखे गए हैं, लास्ट तक आप बने रहिएगा। बिल्कुल हर क्वेश्चन आपको कुछ न कुछ नई सीख दे रहा है, नए चैलेंज दे रहा है, अपने आप को आप चेक कर पाएंगे। जिनके पास भी ये वीडियो पहुंचेगी वो अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आपने किस लेवल की तैयारी किया है। ठीक है, सबसे तेज दौड़ने वाला क्या है? स्थलीय जीव कौन है? सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जीव कौन है? घोड़ा, हिरण, चीता और शेर। चीता और, अब घोड़ा और हिरण को हटा ही दीजिए, चीता और शेर में आप लगा लीजिए किसमें कंपटीशन है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीता। ये जो है सबसे तेज दौड़ता है। एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि चीते की रफ्तार से। किस गैस की पौधों को आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम। तो यहाँ पे 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो पौधे जो होते हैं दिन भर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारे इन्वायरमेंट में, प्लांट्स क्या करते हैं? उसको दिन में सोख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, और रात में उसी को रिलीज करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन,
रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम और आयोडीन। तो रक्त का जो रंग होता है लाल होता है वो क्यों होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। पेड़ पौधे पर्यावरण को प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को प्रदान करते हैं क्या? धूल, ऑक्सीजन, धुआं, शोर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल रिवीजन के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन रखे गए हैं, सिंपलेस्ट टू हार्ड रखे गए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल भी आगे बढ़ता जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी, शेर, बाघ, घोड़ा। यहाँ पे राष्ट्रीय पशु पूछा जा रहा है, तो फट से आप आंसर लगाइए कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाघ। अब आप देखेंगे 21 का, मनुष्य के कितने अस्थाई दांत होते हैं? 20, 28, 32 और 34। देखा जाए तो कितना होता है? टोटल 32 होता है। अब इनमें से पूछ लिया गया है अस्थाई दांत कितने होते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, बहुत सारे लोग इसको कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, जो अस्थाई दांतों की संख्या होती है हमारी 32 होती है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है वृक्षारोपण, वाहन धुआं, वर्षा और मिट्टी। हम किसकी बात की जा रहे हैं? एयर पॉल्यूशन की, वायु प्रदूषण की। तो वृक्षारोपण तो हो नहीं सकता है, वर्षा तो हो नहीं सकता है, मिट्टी, ये क्या हो जाएगा? वाहन धुआं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। पौधों का कौन सा भाग बीज बनाता है? ये पूछा जा रहा है, पौधे का कौन सा भाग बीज बनाता है? जड़, फूल, तना और पत्ती। तो 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फूल से ही आपके बीज बनते हैं। किससे मलेरिया फैलता है? किससे मलेरिया फैलता? मक्खी, मच्छर, चींटी और जू। तो यहाँ जब मलेरिया की हम बात करेंगे तो किससे फैलता है? मक्खी से। जल का उबलांक कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस, 80, 100 एंड 120। जब जल को हम बॉयल करते हैं, उबालते हैं, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है आपका उबलना स्टार्ट हो जाता है। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला खनिज है आयरन, कैल्शियम, आयोडीन और फास्फोरस। आयरन से देखिए, आयरन की मात्रा जब कम हो जाती है तो बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कैल्शियम से क्या होता है? हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आयोडीन की कमी से बहुत सारे बॉडी में घेंघा रोग हो जाता है शरीर में। फास्फोरस जो है इसका रिलेशन हड्डियों से नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। वृक्षारोपण से क्या लाभ होता है? क्या है? वृक्षारोपण से क्या लाभ होता है बताइए। प्रदूषण बढ़ता है, ऑक्सीजन बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, जल कम होता है। तो अगर देखा जाए जितना ज़्यादा हम वृक्षारोपण करेंगे उतना ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद देखिए सूर्य किस दिशा में उगता है? अगला क्वेश्चन क्या है आपका? सूर्य किस दिशा में उगता है? पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूरब। तो 28 का राइट आंसर क्या है आपका? पूर्व। सिंपल क्वेश्चन रखे गए हैं ताकि आसानी से आप रिवाइज कर लें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। रेशम किससे प्राप्त होता है? भेड़ से, रेशम कीट से, बकरी से, गाय से। तो यहाँ इन सबको हटाइए, तो रेशम जो होता है रेशम के कीट से प्राप्त होता है। कागज किससे बनता है? लकड़ी से, लोहा से, प्लास्टिक से, मिट्टी से। तो अगर कागज बनने की बात आएंगे तो लकड़ी से बनता है। ठीक। खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ किससे होता है? पशु, पौधे, मानव और पक्षी। तो खाद्य श्रृंखला का जो प्रारंभ होता है वो हमेशा किससे होता है? प्लांट से, पौधे से। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? हाथी, व्हेल, ऊंट, गैंडा। तो सबसे बड़ा स्तनधारी जो होता है वो होता है व्हेल। क्या है राइट आंसर आपका? बी। इस क्लास को जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर वो चाहें तो काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पे एंगेज है,
तो हेडफोन्स लगा के, ब्लूटूथ लगा के आसानी से क्लास को देख भी सकते हैं, अपने क्लास काम को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिवीजन करने जा रहे हैं तो आप आसानी से क्लास को बैठिए, लगाइए, देखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही एग्जाम आपका आसानी से क्लियर होगा। तो 33 में क्या है, जल का ठोस रूप क्या है? भाप, पानी, बर्फ और ओस। इसका आप बताइए 33 का। तो इसका क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। पौधों का कौन सा भाग शोषण करता है? पौधों का कौन सा भाग शोषण करता है? केवल जड़, केवल पत्ती, सभी भाग, केवल तना। तो शोषण का अगर बात करेंगे, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें आप देखेंगे जब शोषण की बात आएगी तो प्लांट का कौन सा भाग शोषण करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? सी, सभी भाग। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है? ए। इसमें क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता, मोर, कबूतर और हंस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी। ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है, ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है वृक्ष, वाहनहार, नदियां, मिट्टी। तो वृक्ष, नदियां और मिट्टी नहीं है, वाहनहार है आपका। किस जानवर को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये आपको सरल इसलिए लग रहा है, अभी आप क्वेश्चन पे बने हैं यार, कौन सी प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। तो आप जितना अभी आप बढ़ते जाएंगे ऐसे 150 क्वेश्चन रखे गए हैं। मैंने कहा क्लास 3rd की जो एनसीईआरटी है, क्लास 4th की एनसीईआरटी है और क्लास 5th की एनसीईआरटी है, इन तीनों बुकों का इसमें निचोड़ रखा गया है। तो क्लास 3rd 4th जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन आपको हार्ड लेवल के मिलेंगे, स्टैंडर्ड लेवल के मिलेंगे, टू द पॉइंट्स मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू एग्जाम मिलेंगे। क्योंकि 3rd एंड 4th का जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें दी गई है, जैसे घर है, परिवार है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें मिलेंगे देखने को आपको, ठीक है। तो इसलिए आप रिवीजन कर रहे हैं तो फटाफट आप रिवीजन करिए, अभी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन सा है? ठीक है, चांदनी, सूर्य प्रकाश, जल और फल। तो यहाँ पे देखेंगे विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है, बट वो दिन में 12-1 बजे 2 बजे नहीं होता है। जब अर्ली मॉर्निंग सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, तो उस टाइम पे जो सनलाइट होती है वो विटामिन डी का काम करती है। चलिए, कौन सा पदार्थ जल में घुल जाता है? रेत, तेल, नमक और मिट्टी। तो यहाँ पे देखेंगे नमक ही ऐसा पदार्थ है, उसको जल में डालेंगे तो पूरी तरीके से घुल जाएगा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है मंगल, चंद्रमा, शुक्र और सूर्य। तो 41 का जो राइट आंसर क्या है आपका? चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चंद्रमा। हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन। तो हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट में आप देखेंगे तो सबसे मुख्य जो गैस होती है वो होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जड़, जाइलम, फ्लोएम और पत्ती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर का क्वेश्चन है। तो पौधों में अगर जल का परिवहन की बात करेंगे तो जाइलम करता है, और जल के अवशोषण की बात करेंगे तो जड़ करता है, ठीक है ना। तो जड़ जो है अवशोषित करता है, जाइलम उसको सभी परिवहन का काम करता है, सभी भाग तक उसको पहुंचाता है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज ना रहे, आसानी से इसको सोच समझ के ही आंसर लगाएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाते हैं एग्जाम में जो बिल्कुल देखने में सरल होते हैं, लेकिन उसमें कुछ क्रिटिकल चीज़ें होती हैं जो जल्दबाजी में गलत हो जाता है, तो इसलिए ध्यान में रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? पेट, मुख, आंत और यकृत में। तो जब भोजन देखिए कहाँ प्रारंभ होता है, प्रारंभ का मतलब शुरू की बात की जा रही है, तो पेट में तो डायरेक्टली पेट में पहुंच नहीं जाएगा, तो पहले मुख में जाएगा, तो मुख में उसको आप च्यूइंग करेंगे, चबाएंगे बहुत ज़्यादा,
तो मुख के माध्यम से आपके पेट में जाएगा फिर हाथों में, तो इसलिए पहला शुरुआती जो दौर होता है वो कहाँ पे होता है, आपका मुख होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण का मुख्य घटक नहीं है, पर्यावरण का मुख्य घटक नहीं है। देखिए जब भी आपको नहीं मिले, नेगेटिव क्वेश्चन मिले, फट से उसको सर्कल करिए या उस पर आप चिन्ह बनाइए, प्लस का या माइनस का, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करिए, आप आंसर करिए। अगर नेगेटिव पूछा है नेगेटिव तरीके से उसको ट्रीट करिए, अगर पॉजिटिव पूछा गया है तो पॉजिटिव तरीके से उसको ट्रीट करिए। तो ये होता है ट्रिक, कैसे हम एग्जाम में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पर्यावरण का मुख्य घटक नहीं क्या है, जल है, वायु है, मिट्टी है और मोबाइल। तो यहाँ हम देखेंगे ये सबसे बिल्कुल अलग है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी है। वन्यजीव संरक्षण का उद्देश्य, वन्यजीव संरक्षण का उद्देश्य शिकार बढ़ाना, जीवों की रक्षा करना, जंगल काटना, प्रदूषण बढ़ाना। तो ये देखिए इसमें करेक्ट आंसर इसका बताइए कि वन्यजीव संरक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, तो वन्यजीव जो संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो जीवों की रक्षा करना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ सोना, चांदी, हीरा और तांबा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा नेचुरल एलिमेंट्स है, कौन सा नेचुरल थिंग्स है जो सबसे हार्ड होता है, कठोर होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका हीरा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे हार्ड भी है, सबसे महंगा भी है। पेड़ पौधे किसे अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और किसको अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अवशोषित कब करते हैं, दिन में करते हैं, रिलीज कब करते हैं, रात को करते हैं। ठीक है, तो दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो अवशोषित कब कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को दिन में अवशोषित करते हैं, इसलिए हमको शुद्ध हवाएं प्रोवाइड करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण कहलाता है, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य है प्रदूषण बढ़ाना, स्वच्छता बढ़ाना, पेड़ काटना, जल नष्ट करना। तो यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का जो संबंध होता है वो होता है स्वच्छता बढ़ाने से। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब धीरे धीरे आपके जो एग्ज़ाम का लेवल है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, तो इसलिए आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट का 50 कौन सा है, 51 का जो क्वेश्चन है इसको आप पढ़िए और आप इसको आंसर करिए। फूड चेन में प्रथम उत्पादक कौन है, फूड चेन में प्रथम जो उत्पादक है वो कौन है। ठीक है, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, हरे पौधे और अपघटक। देखिए दो चीज़ ध्यान में दीजिएगा, अगर हरे पौधे हैं तो पहले इसको लगाइए, अगर हरे पौधे नहीं दिए हैं तो क्या हो जाएंगे, शाकाहारी हो जाएंगे। तो अगर दोनों दिया है तो हरे पौधों पर लगाइए, अगर केवल शाकाहारी दिया है शाकाहारी पर लगाइए। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत एक नंबर क्वेश्चन रखा गया है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी क्षेत्र में अत्यधिक वृक्ष कटाई हो जाए तो सबसे पहले कौन सी समस्या उत्पन्न होगी, भूकंप, मृदा अपरदन, ज्वालामुखी और सुनामी। तो अगर देखिए अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों को हम काट दे रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले होता है सॉइल इरोजन को होगा, मृदा अपरदन का होगा, कि मिट्टी कटना स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी भूकंप की कोई नहीं, ज्वालामुखी, सुनामी ये सब नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एनसीईआरटी ईबीएस के अनुसार अंकुरित अनाज का मुख्य लाभ क्या है। अब एनसीईआरटी ईबीएस का मतलब क्या है, एनसीईआरटी क्या जानना चाहता है, उसके अनुसार अगर देखेंगे तो अंकुरित अनाज का मुख्य लाभ क्या है, स्वाद बढ़ाना, विटामिन की मात्रा बढ़ाना, रंग बदलता है, वजन बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 53 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उससे क्या होता है, विटामिन की मात्रा बढ़ती है। चमगादड़ को पक्षी नहीं माना जाता क्योंकि वह उड़ता है, उसके पंख होते हैं, वह बच्चे को जन्म देता है, वह रात में निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
क्योंकि चमगादड़ जो है ना स्तनधारी है, वो उड़ भी सकता है, बच्चों को दूध पिला भी सकता है, क्योंकि बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ देखेंगे भोजन संरक्षण की पारंपरिक विधि पूछा जा रहा है। भोजन संरक्षण की पारंपरिक विधि कौन सी है? विकिरण है, पाश्चुरीकरण है, धूप में सुखाना है, फ्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे भोजन संरक्षण की जो पारंपरिक विधि है वो क्या है? धूप में सुखाना। क्या है? धूप में सुखाना। अगला क्वेश्चन 56, जल चक्र में जलवाष्प का बादलों में बदलना कहलाता है। फिर से देखिए, जल चक्र में जलवाष्प का बादलों में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और अवशोषण। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संघनन। क्या हो जाएगा? संघनन। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं? गाय, खरगोश, घोड़ा और बकरी। किस पशु के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, खरगोश। मिट्टी का कटाव रोकने का सर्वोत्तम उपाय है खनन, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, चराई बढ़ाना। तो सबसे बढ़िया उसका उपाय है, जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है? वृक्षारोपण। जितना ज़्यादा हम प्लांट लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, उतना ज़्यादा मिट्टी का कटाव आसानी से रुकेगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और ऊर्जा। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। 60 देखिए, एबीएस में विविधता, डाइवर्सिटी का अर्थ है, किसकी बात की जा रही है? डाइवर्सिटी की। समानता, भिन्नता का सम्मान, प्रतियोगिता, वर्गीकरण। यहाँ पे देखेंगे भिन्नता का सम्मान, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेड़ों की पत्तियों में बने भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पेड़ों की पत्तियों में बने भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। ध्यान दीजिएगा, अभी एक क्वेश्चन आपने किया था कि जो जल का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। लेकिन जो पेड़ों की पत्तियां होती है, जब भोजन बन जाता है तो भोजन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम से। तो यहाँ पे आप जाइलम, ज आया तो जल का परिवहन हो गया। उसके बाद किसका भोजन कहा जा रहा है? भोजन कहा जा रहा है, फूड की बात की जा रही है, तो फ्लोएम हो जाएगा। तो यहाँ ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जे जाइलम, एफ क्या है? फ्लोएम। अब जितने क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे सब हार्ड मिलेंगे, बुक थोड़ा सा क्रिटिकल मिलेंगे। किस पक्षी के पैर जल में तैरने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं? किस पक्षी के पैर जल में तैरने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं? यहाँ पे देखिए कबूतर, गौरैया, बत्तख और कौवा। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये क्या है? सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। खाद्य पदार्थों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन किससे कमी से होता है? नमक से। तो जब नमक की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो हमको क्या होता है? घेंघा। ठीक है ना? चलिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उद्देश्य है वर्षा बढ़ाना, वर्षा जल का संरक्षण, नदियाँ बनाना, सिंचाई रोकना। तो वर्षा जल का संरक्षण की एक विधि होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव अंडे नहीं देता? निम्न में से कौन सा जीव अंडे नहीं देता? सांप, मगरमच्छ, व्हेल और कछुआ।
तो यहाँ 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्हेल। क्योंकि व्हेल जो होती है ना वो स्तनधारी होती है, बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है किसका, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है बायोगैस, कोयला, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या होता है आपका, कोयला। कंपोस्ट खाद किससे बनती है, कंपोस्ट खाद किससे बनती है, प्लास्टिक अपशिष्ट, धातु अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट और कांच अपशिष्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, रक्त में, ध्यान दीजिएगा, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। लाल रंग का मतलब हो गया यहाँ पे आरबीसी और श्वेत का मतलब हो गया डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। तो रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसके द्वारा होता हुआ है, आरबीसी के द्वारा किया जाता है, रेड ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, यानी जो हमारा इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसको बैलेंस में रखने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी भूमिका होती है, केवल मनुष्य, केवल पशु, सभी जीवधारी या केवल पौधे। तो पर्यावरण में अगर संतुलन बनाने की बात की जाए तो सभी जीवधारी के द्वारा उसको संतुलन में रखा जाता है। साइलेंट वैली किस कारण प्रसिद्ध है, किसकी बात की जा रही है, साइलेंट वैली, उद्योग, जैव विविधता संरक्षण, पर्यटन और व्यापार। तो यहाँ पे 70 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैव विविधता संरक्षण के लिए। लगभग 71 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करने के बाद दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके उन दोस्तों की भी तैयारी हो सके जो यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं 3 और 4 जुलाई को। 71 में देखिए, पौधों की जड़ का मुख्य कार्य नहीं है, पौधों की जड़ का मुख्य कार्य नहीं है जल अवशोषण। तो भाई पौधों की जो जड़ें होती हैं जल का अवशोषण करती हैं। पौधों को सहारा देना, पौधों को सहारा भी देती हैं। भोजन बनाना, खनिज लवण लेना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों तो नहीं है, ए और बी, सी और डी में है आपका ऑप्शन, ठीक है। भोजन बनाना मुख्य कार्य नहीं है पूछा, केवल इनका काम है अवशोषण करना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, भोजन बनाना इनका काम नहीं होता। भोजन काम बनाने का काम जो होता है वो पत्तियों का होता है, ठीक है। चलिए आगे, यदि किसी खाद्य जाल से सभी उत्पादक समाप्त हो जाएं, खाद्य जाल का मतलब क्या है, फूड चेन, फूड चेन। अगर किसी फूड चेन से सभी जो उत्पादक हैं वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो केवल मांसाहारी बचेंगे, खाद्य जाल नष्ट हो जाएगा, शाकाहारी बढ़ेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। 72 का, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आसानी से ऑप्शन नंबर बी। क्यों हो जाएगा, जब सभी उत्पादक समाप्त हो जा रहे हैं तो जो फूड चेन है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वेटलैंड किसको क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि का प्रमुख महत्व पूछा जा रहा है। भवन निर्माण, जैव विविधता संरक्षण, खनन और उद्योग। तो वेटलैंड का जो प्रमुख महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है, वो क्या होता है आपका, जैव विविधता संरक्षण का, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, जैव विविधता संरक्षण का। 74 में आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा परागकण का माध्यम नहीं है, किसका परागकण का माध्यम नहीं है, हवा, जल, कीट और मिट्टी। तो 74 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मिट्टी। मिट्टी जो होता है वो परागकण का माध्यम नहीं होता है, बाकी हवा है, जल है, कीट है, ये होते हैं। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा हटा दीजिए, ग्लोबल वार्मिंग, भूकंप और अपरदन। तो पृथ्वी के जब तापमान में वृद्धि होती है तो उसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो अर्थ का जब टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। ज़्यादातर निगेटिव इम्पैक्ट ही आता है, ठीक।
टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सारा नुकसान होता है। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उनका जो मेल्ट होने के बाद जो वाटर होता है नदियों में जाता है, नदियों में जलस्तर बढ़ता है, तो बाढ़ की कंडीशन, फ्लड की कंडीशन क्रिएट होती है। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही खतरनाक होता है। तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि इसमें क्या क्रिएट करे, बैलेंस क्रिएट करे। क्या करे? बैलेंस क्रिएट करे। कौन सा पक्षी अपने घोंसले के लिए प्रसिद्ध है? कबूतर, बया, तोता, मोर। ठीक है ना? तो 76 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बया। एक पक्षी होती है वो अपने घोंसलों के लिए प्रसिद्ध होता है। फेफड़ों का मुख्य कार्य है, फेफड़ों का मुख्य कार्य है रक्त बनाना, भोजन पचाना, गैसों का आदान प्रदान और मूत्र बनाना। किसकी बात की जा रही है? लंग्स की। ठीक है ना? फेफड़ों का मुख्य कार्य है, तो ऑप्शन नंबर सी। किसका है? ऑप्शन नंबर सी। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है? जड़, तना, रंध्र और फूल। तो 78 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रंध्र। निम्न में से कौन जैव अपघटनीय है? निम्न में से कौन जैव अपघटनीय है? प्लास्टिक, कांच, सब्जियों के छिलके और एल्युमिनियम। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। ये ऐसा अपघटक है जिसको आसानी से अगर कहीं पे आप डाल दे रहे हैं, छिल दे रहे हैं, तो सड़ जाएगा, सड़ने के बाद वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है? बाकी अगर कहीं प्लास्टिक डाल दे रहे हैं, कांच डाल दे रहे हैं या एल्युमिनियम डाल दे रहे हैं, तो वो पर्यावरण के साथ नष्ट नहीं होता है, हमेशा वैसा बना रहता है। तो उसका इम्पैक्ट आता है कि सॉइल पॉल्यूशन बढ़ता है, मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है? और उसकी जो फर्टिलिटी होती है मिट्टी की, वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? मधुमक्खियों की संख्या में कमी से अधिक सबसे अधिक प्रभावित होगा। मधुमक्खियों की संख्या अगर कम हो रही है तो उससे अधिक क्या प्रभावित होगा? जल चक्र, परागकण, वायु प्रदूषण और मृदा निर्माण। तो यहाँ पे देखेंगे 80 का, ये इतना इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आप डाल दीजिए कि पूछा जा रहा है मधुमक्खियों की संख्या अगर कम हो रही है तो उसका प्रभाव जो होगा सबसे अधिक क्या होगा? जल चक्र पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है ना? तो जो क्या है, मधुमक्खियाँ परागकण, क्योंकि मधुमक्खियाँ फूलों के रस को निकालती हैं, निकालने के बाद वो शहद बनाती हैं। तो वह वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर पे जब मूव करते हैं तो उनके जो परागकण होते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पे आसानी से चले जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि मधुमक्खियों की अगर संख्या कम हो रही है तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव किसी पे पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा? परागकण पे परागकण पे पड़ेगा। चिपको आंदोलन किसकी बात की जा रही है? चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित था? जल संरक्षण, वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, भूमि सुधार। चिपको आंदोलन था वो किससे था? वन संरक्षण से था। भोजन में प्रोटीन का मुख्य कार्य है। भोजन में प्रोटीन का मुख्य कार्य है ऊर्जा देना, वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत, शरीर को गर्म रखना, जल संतुलन। तो अगर देखा जाए तो ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसका 82 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी क्षेत्र में मेढकों की संख्या घट जाए तो? बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं, टू द पॉइंट्स क्वेश्चन रखे गए हैं जो एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं। तो यहाँ आपको छोड़ के नहीं जाना है, पूरी क्लास देखना है। तो आप उसमें देखेंगे लगभग 100% क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, और इससे आपको आपकी तैयारी का लेवल बिल्कुल चेक हो जाएगा। अभी तक अगर आप सो रहे हैं, बैठे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो एक क्लास देखने के बाद आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा, वो जोश आएगा कि आप क्लास देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्यों? रीज़न क्या है कि आपको अच्छे स्कोर्स लाने हैं, किसमें? आपके यूपी टेट या सी टेट के एग्जाम में। तो चलिए 83 में क्या है कि यदि मेढकों की संख्या घट जाए, किसी क्षेत्र में मेढकों की संख्या घट जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? मच्छरों की संख्या बढ़ सकती है, वर्षा रुक जाएगी। ठीक है? पेड़ सूख जाएंगे, मिट्टी समाप्त हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो कहीं पे अगर मेढकों की संख्या खत्म होती है तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा? मच्छरों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी।
चलिए अगला क्वेश्चन 84। 150 क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट कराएंगे, पूरी क्लास है। अभी 3 घंटे की 4 घंटे की मैराथन क्लास आने वाली है ईवीएस की, जिसमें 500 क्वेश्चन रखे गए हैं। 500 क्या 600 क्वेश्चन की क्लास बन के तैयार है, बस आज या कल में अपलोड हो जाएगी। तो अगर अभी यहाँ देख रहे हैं, पहले आप 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, उसमें आप चेक कर लें, फिर उसके बाद लास्ट में हम रिवीजन करेंगे लगभग 600 क्वेश्चन की एमसीक्यू की। उसमें एनसीईआरटी, एससीईआरटी दैट मीन्स स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी किसी भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं गया है, एक तरफ से रखा गया है ताकि आपकी तैयारी बढ़िया से हो सके। तो यहाँ पे आप देखिए, कचरे का पृथक्करण क्या है? कचरे का पृथक्करण किस स्तर पर सबसे प्रभावी होता है? लैंडफिल पर, घर पर, फैक्ट्री में और बाजार में। तो 84 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं ताकि आसानी से क्लास आपकी कंप्लीट हो जाए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? किसका प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है 1973 में, 1973 में। यहाँ आप देखेंगे कौन सा जीव खाद्य श्रृंखला में अपघटक है? खाद्य श्रृंखला में क्या है? अपघटक है। गाय, शेर, कवक और हिरण। तो यहाँ आप देखेंगे 86 का ऑप्शन क्या है? सी, ऑप्शन नंबर सी, कवक। हरित क्रांति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, कृषि उत्पादन वृद्धि, उद्योग और परिवहन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? कृषि उत्पादन से है। इसके फादर कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा सहायक है? जैसे अगर आपको कहीं चोट लग गई है, कट पिट गया है, ब्लड आपका बह रहा है, तो उसको जमने में कौन सा सहायक होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो 88 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? प्लेटलेट्स। निम्न में से कौन सा स्तनधारी समुद्र में रहता है? शार्क, व्हेल, ऑक्टोपस और स्टारफिश। तो यहाँ पे देखेंगे 89 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, व्हेल। व्हेल क्या है? एक स्तनधारी है जो समुद्र में रहती है। जैव विविधता संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जैव विविधता संरक्षण का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? शिकार, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, वनों की कटाई, खनन। तो यहाँ पे देखेंगे तीनों बिल्कुल इसके अपोजिट में पूछे गए हैं, बताए गए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 91 का आप आंसर करिए फट से। लास्ट के 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे होमवर्क के लिए, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो ईवीएस में सतत विकास का अर्थ है, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में पूछा जा रहा है कि जो कॉन्टिन्यूअस है, सतत विकास का क्या अर्थ है? ठीक है, केवल आर्थिक विकास, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए, उद्योगों की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। तो अगर सतत विकास का मतलब ये नहीं होता है केवल आर्थिक विकास किया जाए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए। यानी जो हमारी प्रेजेंट टाइम की, वर्तमान समय की जो नीड है, आवश्यकताएं हैं, उसको हम पूरा करेंगे बिना फ्यूचर को नुकसान पहुंचाए, बिना नेचर को नुकसान पहुंचाए। तो ये आपका 91 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी 150 क्वेश्चन है की सीरीज चल रही है, लगभग 60 क्वेश्चन हमको कंप्लीट करने हैं। तो हम इसमें देखते हैं 92, किसकी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, मिट्टी और कीट। तो यहाँ पे आप हटा दीजिए इन दोनों को, तो ऑक्सीजन और क्लोरोफिल में आपको बताना है 92 का ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या है? अगर क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में, एब्सेंटीज में, प्रकाश संश्लेषण आपका नहीं होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? हाथ, कान, पैर और गर्दन। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कहाँ में पाई जाती है? कान में। निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है? किसका पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है? जैव विविधता, जल प्रदूषण, प्रकाश संश्लेषण और अंकुरण। तो यहाँ पे देखेंगे जल प्रदूषण जो है ना पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए
वन महोत्सव का उद्देश्य है खेल प्रतियोगिता, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, कृषि विकास, व्यापार। वन महोत्सव का मेन जो पर्पज होता है, जो उद्देश्य होता है, क्या होता है? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। जितना हम वृक्षारोपण करेंगे उतना ही हमारा अर्थ का संतुलन जो है, ऑक्सीजन का लेवल जो है मेंटेन रहेगा। भोजन में ऊर्जा की इकाई है क्या है? भोजन में ऊर्जा की इकाई क्या है? लीटर, मीटर, कैलोरी और ग्राम। तो भोजन की जो इकाई होती है जिसमें उसको मेजर किया जाता है, किसमें किया जाता है? कैलोरी में किया जाता है। कौन सा पशु पारिस्थितिकी तंत्र में की स्टोन स्पीसीज माना जाता है? बाघ, बिल्ली, बकरी और भेड़। चलिए 97 का राइट आंसर क्या है? तो 97 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाघ। क्या है? बाघ। मैंने कहा कि जैसे जैसे क्वेश्चन आप बढ़ते जाएंगे, लास्ट तक आप पहुंचेंगे तो आपको एक स्टैंडर्ड फील होगा, एक अनुभव होगा, अच्छी फीलिंग्स आएगी कि मैंने एक अच्छी प्रैक्टिस की है, अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या हो सका है? चेक हो सका है, सेल्फ नॉलेज हम चेक कर पाए हैं कितना हमने तैयारी किया है। तो 98 में देखेंगे, वनों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा जाता है? क्योंकि लकड़ी देते हैं। तो इसका सिंपल सा है कि वन जो हमें होता है ना, ऑक्सीजन देते हैं। तो किसको कहा जाता है? जो आपका अमेजन फॉरेस्ट है उसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। लंग्स ऑफ द अर्थ, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वहीं से रिलीज होता है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है केवल जानकारी देना? नहीं। परीक्षा पास करना? ये तो बिल्कुल सिंपल सा है कि भी आप ट्रिक थोड़ा सा अपनाइए कि जिस क्वेश्चन में आंसर थोड़ा बड़े दिखे आपको, तो उसके सही होने के चांसेस लगभग 95% प्लस होते हैं। उसको आप बिना संदेह के लगा दीजिए। तो क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं जब आपसे पूछते हैं तो अपनी बात को क्लियर करने में कभी कभी बड़े आंसर डाल देते हैं, उसको स्पष्ट करने में, तो इसलिए बड़े आंसर के सही होने की संभावनाएं आपकी ज़्यादा होती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो लगभग हम सेंचुरी मारने वाले हैं, 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो 100वां क्वेश्चन करने से पहले एक बार फटाफट आप थंब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं अगले 60 क्वेश्चन आपके कौन से हैं। ठीक है, तो अभी 3 और 4 जुलाई तक हम लगभग ऐसे 100, 150, 200 की सीरीज आपको लाते रहेंगे, आपकी तैयारी को वहां तक ले जाएंगे जहां तक आप सोच नहीं पाए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस आप हमारे चैनल पे बने रहकर आप करते रहिए, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए। लगभग 5000, 10,000 क्वेश्चन आप लगा के जाइए, तब जाके आपका एग्जाम में अच्छे स्कोर आप कर पाएंगे। अगर पास होने की बात होगी तो आसानी से आप पास हो जाएंगे, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्कोर करना है तो उसके लिए हार्डवर्क करना है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, हम सेंचुरी मारने जा रहे हैं। सेंचुरी मारने से पहले हमको आउट नहीं होना है, बच के खेलना है। तो चलिए, तो एनसीईआरटी ईवीएस का केंद्रीय उद्देश्य है, तो यहाँ पे सेंट्रल ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है, केंद्रीय उद्देश्य पूछा जा रहा है, रटन शिक्षा। तो देखिए पूरे एनसीईआरटी में चाहे कहीं भी आप देख लीजिए, या जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें आप देख लीजिए, रटने पर अब जोर नहीं दिया जा रहा है, तो इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए अनुभव आधारित अधिगम, केवल तथ्य याद कराना, केवल पुस्तक का अध्ययन, ये दोनों हटा दीजिए। तो यहाँ पे अनुभव आधारित अधिगम पर अब जोर दिया जा रहा है, तो रटने पर जोर नहीं दिया जा रहा है। चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सभी कीट अंडे देते हैं, ठीक है। सभी अंडे देने वाले जीव पक्षी होते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी कीट अंडे देते हैं, और फिर कहा जा रहा है सभी अंडे देने वाले जीव पक्षी होते हैं। तो यहाँ आपको बताना है केवल एक सही, केवल दो सही, या दोनों सही, या दोनों गलत है। ये जो स्टेटमेंट बेस है इसको फट से आप देख लीजिए, एक बार आप लगा लीजिए, आंसर कर लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादातर चांस होता है कि वो गलत हो जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल इसमें दो सही है। चलिए, किसी क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, या इसका हमको स्पष्टीकरण चाहिए, तो मैं आपको अगली वीडियो में या आपको पर्सनली मैसेज करके दे सकता हूँ। तो 102 का जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मूल स्रोत, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? मिट्टी है, सूर्य है, जल है और वायु है। तो यहाँ पे खाद्य श्रृंखला दैट मीन्स फूड चेन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसको माना जाता है? सूर्य को। किसको? सूर्य, सनलाइट्स को। ठीक,
103 यदि किसी क्षेत्र में सभी परागण करने वाले कीट समाप्त हो जाएं तो सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा? बीज निर्माण, वर्षा, मृदा निर्माण और तापमान। तो यहाँ पे अगर सभी परागण करने वाले जो कीट हैं अगर वो समाप्त हो जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी पे प्रभाव पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, वर्षा पे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी स्तनधारी जल में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी स्तनधारी जल में रहते हैं। सभी पक्षी उड़ सकते हैं। सभी पौधे भोजन बनाते हैं। अधिकांश हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें राइट आंसर कौन सा है? कथन कौन सा है? इसको आप बताइए फट से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक सौ पाँच में क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक न हो तो अगर कोई भी आपका इकोसिस्टम है, ठीक है, तो उस इकोसिस्टम में अगर आपके अपघटक नहीं होते हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट आएगा? पौधे बढ़ेंगे, मृत पदार्थ जमा हो जाएंगे, वर्षा घटेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। इसलिए इसका 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृत पदार्थ जमा हो जाएंगे। इसका बेस्ट आप एग्जाम्पल मान लीजिए तो इस टाइम पे अगर देखेंगे पूरे भारत से जो वालचर थे, गिद्ध थे, वो भारत में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाओं के यूज से वो यहाँ छोड़ के चले गए हैं। तो अब कहीं भी कोई जानवर मर जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो उनको यहाँ वहाँ फेंक दिया जाता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो उससे आपका एयर, अगर मान लो कहीं पे फेंक दिया गया है तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन सब प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो अगर इकोसिस्टम में अपघटक नहीं होते हैं तो उससे क्या होता है? मृत पदार्थ जो है जमा हो जाते हैं। तो इसलिए सबका रहना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा इको जो सिस्टम होता है, जो फूड चेन होता है, वो बैलेंस में होता है, ठीक। 106 कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेशम, रेशम कीट, ये तो क्लियर है। ऊन भेड़ से मिलता है, शायद मधुमक्खी से मिलती है। जो लाख है तितली, ये आपका गलत है, ये आपका सुमेलित नहीं। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 106 का डी। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेशम, रेशम कीट से मिलता है। ऊन जो है भेड़ से मिलता है। शहद जो होता है, ठीक, लाख तितली। चलिए जितनी अधिक जैव विविधता उतना अधिक पारिस्थितिक संतुलन। जितनी अधिक जैव विविधता उतना अधिक पारिस्थितिक संतुलन। जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, ये कथन कौन सा है? उतना अधिक पारिस्थितिक संतुलन होगा। ये सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है, अनिश्चित है? तो 107 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ये आंशिक सत्य है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी अगर ज़्यादा है तो जो इन्वायरमेंटल बैलेंस है वो मजबूत होगा या स्ट्रांग होगा, ऐसा नहीं है। ये कभी कभी सत्य होता है। यदि पृथ्वी पर पौधे न रहें तो सबसे अधिक किस गैस की कमी महसूस होगी? तो ऑक्सीजन की, सिंपल सा है। अगर अर्थ से प्लांट को हटा दिया जाए तो सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? ऑक्सीजन की। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ संरक्षण की पारंपरिक विधि से जुड़ा है? रेफ्रिजरेशन, ये तो मॉडर्न टेक्निक है। कैनिंग, धूप में सुखाना, विकिरणित, यहाँ पे धूप में सुखाना यह है पारंपरिक विधि से जुड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो हमको बच्चों को थोड़ा सा पारंपरिक विधि के बारे में बताना चाहिए। हम जितना ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। जितना ज़्यादा हम रेफ्री जैसे हो गया, जो कूलिंग कूलिंग आपके इक्विपमेंट हैं, जैसे आपका एसी हो गया, फ्रिज हो गया, तो इनका जितना ज़्यादा हम यूज करेंगे उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो है ना वो बढ़ेगा, तो उससे हमारा इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो फूड कंजर्वेशन है, खाद्य संरक्षण की विधियाँ हैं, जो पारंपरिक विधि है, तो उसके बारे में हमको बच्चों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। वो
टीचिंग भी देनी चाहिए, टेक्निक भी बतानी चाहिए। चलिए 110 में क्या है? एक सौ दस किस पक्षी के पैरों में झिल्ली होती है? आप बताइए, किस पक्षी के पैरों में झिल्ली होती है? इसका आंसर आप बताइए। किस पक्षी के पैरों में झिल्ली होती है? कौवा, मोर, बतख और चील। इसका राइट आंसर क्या है? बतख है। इसमें झिल्ली टाइप होती है, उनको तैरने में आसानी होती है। एक किसान खेत में केंचुए देखकर प्रसन्न होता है क्योंकि। इसका आंसर आप बताइए। वे फसल खाते हैं, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, वे पानी पीते हैं, वो कीट मारते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 111 का क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में। वायु प्रदूषण केवल मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण केवल मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम ये कहें कि वायु प्रदूषण बढ़ने से केवल ह्यूमन बींग्स को नुकसान होगा तो ऐसा मानना गलत है। ये कभी कभी सत्य होता है। अगर कम्प्लीटली देखा जाए तो आंशिक असत्य, कभी सत्य होगा कभी असत्य होगा। तो जितना वायु प्रदूषण बढ़ेगा उतने ज़्यादा आपका सभी चीज़ों को नुकसान होगा। निम्न में से कौन जैव अपघटनीय नहीं है? जैव अपघटनीय नहीं है, तो इसका आंसर आप बताइए फट से। निम्न में से कौन जैव अपघटनीय नहीं है? ये क्या है? लकड़ी है, कागज है, प्लास्टिक और पत्तियां हैं। तो देखा जाए राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक। जल चक्र में वाष्पीकरण का प्रमुख कारण है हवा, सूर्य की उष्मा, मिट्टी और पौधे। तो जल चक्र में अगर देखा जाए तो वाष्पीकरण का मुख्य कारण क्या होता है? सूर्य की उष्मा। सूर्य की उष्मा। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि जंगलों का विनाश होता रहे तो जैव विविधता घटेगी, मृदा अपरदन बढ़ेगा, जल चक्र प्रभावित होगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखेंगे अगर जंगलों का विनाश हो रहा है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी चीज़ें ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो ये राइट आंसर क्या है? विटामिन सी। कौन सा जीव पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता कंज्यूमर है? घास, शैवाल, गाय और वृक्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? शैवाल, एल्गी। स्टेटमेंट बेस। मधुमक्खियाँ कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, कारण वे परागण में सहायता करती हैं। भाई अगर इसमें देखा जाए तो मान लो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। कारण भी पूछ दिया जा रहा है, वे परागण में सहायता करती हैं। तो परागण में सहायता तो करती हैं लेकिन कृषि में उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ देखा जाए
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फट से कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपके लिए होमवर्क है, फट से आप इसको बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पर्यावरण संरक्षण में 3R का सही क्रम क्या है? रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। देखिए पहला तो गलत हो गया कि पहले हम उसको रीयूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज, रिड्यूस, इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर इसका क्या है। चलिए अब फट से बताइए इसको। इसका राइट आंसर क्या है? पहले किसी चीज़ को हम रिड्यूस करेंगे, फिर उसको रीयूज करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे? रिसाइकिल करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी। किस जानवर को पारिस्थितिकी इंजीनियर कहा जाता है? किस जानवर को पारिस्थितिकी इंजीनियर कहा जाता है? फट से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। चलिए लास्ट आंसर बताइए, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताइए फट से। किस जानवर को पारिस्थितिकी इंजीनियर कहा जाता है? मैंने कहा कि लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, किसके लिए? आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, होमवर्क होंगे, आपको कमेंट बॉक्स करके बताना है। तो किस जानवर को पारिस्थितिकी इंजीनियर कहा जाता है? इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट में बताना है। कौन सा जीव स्तनधारी होने के बावजूद उड़ सकता है? इसको भी बताना है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये बताना है। खाद्य श्रृंखला में शेर को क्या कहा जाएगा? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय शीर्ष उपभोक्ता। तो 125 तक क्वेश्चन आज हम कराएंगे, ठीक है। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा प्रदूषण नहीं फैलाती? कोयला, डीजल, सौर ऊर्जा और पेट्रोल, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। जितने बच्चे बताएंगे वो अपनी तैयारी को चेक करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, और उसके बाद अगली वीडियो में हम इसके आंसर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। पहले आपको आंसर बताएंगे, उसके बाद अगली क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन 125, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यदि किसी तालाब में अत्यधिक जलकुंभी फैल जाए तो क्या है? जलकुंभी फैल जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन कम होगी, जलीय जीव प्रभावित होंगे, जल प्रदूषित होगा और उपरोक्त सभी। तो ये 5 क्वेश्चन के लास्ट के जो 5 क्वेश्चन हैं, आपको क्या करना है? होमवर्क है आपके लिए, इसको कमेंट करके बताना। क्या करना है? कमेंट करके आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। और आज की वीडियो में बस 125 ही कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं हम अगली वीडियो में। लगभग 500 से 600 क्वेश्चन की सीरीज बनके तैयार है, वो जल्दी चैनल पे अपलोड होगी। अपनी तैयारी को आप और मजबूत करिए, अच्छे अंक लाइए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।